तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि यह सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों ज़रूरी है और सत्ता की साझेदारी क्या है। तो देख सकते हैं, जब आप चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, तो इसकी भूमिका दी गई। आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसको हमको पढ़ना है। क्या कि सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, इसमें ये जानेंगे कि ये केवल एक संस्था तक सीमित नहीं है। आखिर क्यों इसको एक संस्था तक सीमित नहीं रखा गया है, इसको क्यों न्यायपालिका, विधायिका और जो है इन सभी चीज़ों में बांटा गया है। तो इसको बारे में जानेंगे। बल्कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी में होती है। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से इसको क्या हम जो है बेहतर ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा था कि जो सारी शक्ति है वो किसी एक अंग या एक संस्था तक मत रखो। क्यों मत रखो, किस लिए नहीं रखो, उसका कारण बताता हूँ। उन्होंने ये कहा था, मॉन्टेस्क्यू ने, कि कहा था कि पहले के समय क्या होता था, राजा होता था और राजा ही सर्वे सर्वा होता था। राजा क्या करता था, खुद कानून बनाता था। राजा खुद कानून को लागू करवाता था। और राजा क्या करता था, यदि उसके कानून का कोई उल्लंघन कर दे, कोई इसका कानून ना माने, तो राजा ही दंड देता था। यानी राजा ही कानून बनाता था, उसको लागू राजा ही करवाता था, उसका पालन राजा ही करवाता था। और अपराध पर दंड देने और न्याय करने का अधिकार किसके पास था, राजा के पास था। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इससे क्या, राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। आप याद कीजिए, कक्षा 9वीं में आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा, जिसमें क्या हुआ कि लुई 16वीं को हटाया गया और राजतंत्र उस शिक्षा समाप्त किया गया और लोकतंत्र लाया गया कि लोगों द्वारा चुनाव होगा और एक व्यक्ति आएगा और वो सारा काम करेगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि ये बताओ, अगर ये राजा है, इस राजा को आप मार पीट के भगा दे रहे हो और आप लोग एक होकर चुनाव कर रहे हो और चुनाव कराकर किसी दूसरे व्यक्ति को, सी नाम के व्यक्ति को आप सत्ता में भेज रहे हो, अगर वो भी राजा जैसा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। हर बार तो क्रांति नहीं कर सकते हैं कि हर 5 साल बाद 10 साल बाद क्रांति करें। आपने ये राजा उनको मार हटा दिया, फिर कल कोई राजा की जगह किसी और को चुन दिए, फिर वो भी राजा जैसा हो जाए, या हम जिनको चुन के भेजेंगे वो राजा की तरह निरंकुश तानाशाही हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा था कि सत्ता का साझेदारी कर दो, यानी सत्ता को बांट दो। तो मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता की साझेदारी 3 भागों में कहा। उसने कहा कि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दो। उसने कहा कि राजा सब कुछ करता था, कानून बनाना, कानून को पालन करवाना और अपराध करने पर दंड देना। उसने कहा अब ऐसा ना करो, विधायिका बना दो। विधायिका कौन, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आए और ये क्या करे, ये कानून बनाए। दूसरे, कार्यपालिका, कार्यपालिका के लोग जो विधायिका से आए और कुछ लोग पढ़ लिख आए, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अन्य कर्मचारी हो गए, जो उस कानून को लागू करवाएं या उस कानून का क्रियान्वयन करें। तीसरा, उसने कहा कि न्यायपालिका बना दो, जिसमें यदि उस कानून का कोई दुरुपयोग करे, कोई अपराध करे, तो दंड देने का अधिकार न्यायपालिका। ये तीनों अलग अलग हो जाए, तीनों बांट जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को पास पूरी सत्ता नहीं रहेगी, तो निरंकुश नहीं होगा, तानाशाह नहीं होगा, उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये किसने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने कहा। तो और बेहतर ढंग से आज के युग में समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक है, कैसे आवश्यक है और कितने महत्वपूर्ण तरीके से यह आवश्यक है। इसके लिए हमने कुछ कहानियाँ ले रखी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। एक कहानी है बेल्जियम की कहानी। अब बेल्जियम कैसा, भौगोलिक और भाषाई विविधता है, एक ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से यह हमारे हरियाणा के जितना ही बड़ा, या हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ना उस उतना ही बड़ा है और आबादी में हरियाणा से छोटा है। यह देश भौगोलिक रूप से और भाषा के रूप से बहुत ज़्यादा विविधता है। विविधता मतलब कई तरह के भाषा के लोग पाए जाते हैं, जैसे भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, इस तरह भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। उस तरह क्या बेल्जियम में कई तरह के भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश है जहाँ 3 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि हरियाणा राज्य जितना ही बड़ा है और आबादी उसके कम ही 1-1.5 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पर क्या 3 भाषाएं बोली जाती है। फ्लेमिश से 59% इलाका फ्रेंच बोलता है। अब ये फ्लेमिंग क्या है, जैसे दोस्तों हमारा जो भारत है, भारत को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे पूरा भारत है लेकिन फिर भी हम साउथ इंडिया बोलते हैं कुछ क्षेत्र को, जैसे
ये हमारा अगर भारत है तो हम बोलते हैं ना कि ये साउथ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है। तो क्यों साउथ इंडिया नॉर्थ है? जब हम साउथ इंडिया बोलते हैं तो कुछ राज्यों को मिलाकर हम साउथ इंडिया बोलते हैं। जब हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं तो कुछ राज्यों को मिलाकर नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। जब उत्तर भारत बोलते हैं तो कुछ राज्यों को मिलाकर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बेल्जियम में एक इलाका था जिसको फ्लेमिश कहा जाता था, जहाँ पर पूरे बेल्जियम के 59% आबादी रहती थी और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे और फ्रेंच से इसकी सीमा सटी हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है 40% जो हिस्सा था वो जर्मन भाषा बोलता था। इसकी हिस्सा एक तरह से जर्मनी से सटी हुई थी। 1% हिस्सा रह गया जो राजधानी में रहते थे जो लोग, वो ब्रुसेल में फ्रेंच राजधानी में रहती थी। राजधानी क्या थी? ब्रुसेल। उनकी भाषा कैसी थी? वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, तो ब्रुसेल में 1% आबादी कहाँ पर थी? बेल्जियम की राजधानी में थे। और यहाँ के जो लोग थे वो फ्रेंच भाषी लोग थे, जिसमें से 80% लोग क्या थे? डच भाषी थे। और जबकि 80% लोग फ्रेंच भाषी थे, जबकि 20% लोग क्या थे? डच भाषी थे। अब ऐसा समझिएगा, बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो था फ्रेंच बोलता था। उसके बाद 40% जो हिस्सा था वो क्या बोलता था? वो जर्मन बोलता था। 1% जो हिस्सा था, उस 1% के आबादी में 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। यानी राजधानी में जितने लोग रहते थे उनमें से 80% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। और 20% आबादी क्या बोला जाता था? डच भाषा बोलते थे। इस बात को याद रखिए। अब समस्या क्या था? और इस तरह से मतलब ये तरह से बेल्जियम में क्या विविधता थी भाषा को लेकर? ये तीन तो मुख्य रूप से दो भाषाई के लोग थे, फ्रेंच और जर्मन और डच भाषाई के लोग थे। तीन तरह के भाषाएं बोलने वाले थे। इनकी आबादी थी, आबादी कम ज़्यादा थी। तो ये एक तरह से विविधता थी। तो विविधता से किस तरह समस्याएं जन्मी और समाधान कर सकिएगा? डच भाषी लोग फ्रेंच वालों को शिक्षा और नौकरी में तरीज मिलने से नाराज थे। और डच भाषी जो लोग थे, वो जो डच लोग थे जिनकी आबादी कम थे, वो फ्रेंच वाले लोग को जो शिक्षा दी जाती थी, जो भी पढ़ाई लिखाई होता था वो फ्रेंच भाषा में होता था, उनको ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि आप देख सकते हो जो फ्रेंच है ना, इनकी आबादी ज़्यादा है। यानी बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा थी। इसलिए फ्रेंच में जो पढ़ाई लिखाई होती थी, जो शिक्षा दीक्षा होती थी, जो नौकरी मिलती थी किसी को, वो भाषा के आधार मिलती थी कि जो भी पढ़ाई लिखाई होगी वो फ्रेंच भाषा में होगी। जिस किसी को भी नौकरी मिलेगी, जिसको फ्रेंच भाषा आएगा उसी को नौकरी मिलेगी, वरना किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होता था डच भाषा, इससे क्या था अन्य लोग कहीं ना कहीं नाराज थे। सरकार ने 4 बार संविधान, वही से क्या कुछ लोगों में नाराजगी थी, डच वालों में लोगों नाराज थी, जर्मन वालों में नाराजगी थी। तो सरकार को लगा नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तो लोगों के साथ गलत होगा। तो सरकार ने क्या किया, अपने संविधान को उन्होंने 4 बार संविधान बदला। यानी 4 बार उन्होंने संविधान संशोधन किया, केवल ये जानने के लिए कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्या सभी लोग संतुष्ट हैं या नहीं। तो संविधान बदला, सभी को समान अधिकार देने के लिए सत्ता का बंटवारा किया। और क्या किया गया कि जो बेल्जियम सरकार थी उसने अपने यहाँ 4 बार क्या किया, संविधान संशोधन किया। कुछ न कुछ संविधान बदला, कुछ न कुछ संविधान में जोड़ा, कुछ न कुछ चीज़ों को हटाया, कुछ नई चीज़ों को लाया। 4 बार इसलिए किया कि उनके देश के जो नागरिक है वो एक महसूस करें। तो ये बात क्या बेल्जियम की सरकार जानती थी। तो बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, अपने यहाँ सभी नागरिकों को पढ़ने लिखने का अधिकार दोनों भाषा में दे दिया कि हमारे यहाँ जो नागरिक होगी यदि वो फ्रेंच भाषा में पढ़ना चाहे तो फ्रेंच भाषा में पढ़ सकती है, डच भाषा में पढ़ना चाहे तो डच में पढ़ सकती है, जर्मन भाषा में पढ़ना चाहे तो जर्मन भाषा में पढ़ सकती है। और जो सरकारी कामकाज होते थे वो जो कि बहुमत की भाषा क्या थी, फ्रेंच और जर्मन थी, तो दोनों भाषा दे दिया गया कि जो भी सरकारी कामकाज क्या होगा वो फ्रेंच और जर्मन भाषा के रूप में होगा। जो पढ़ाई लिखा होगा वो जर्मन फ्रेंच भाषा के आधार पर होगा। वो आपके ऊपर है किस भाषा में आप जो है पढ़ना चाहते हो। उसके साथ दोनों भाषाओं का सरकार ने प्रचार प्रसार किया, दोनों भाषाओं का सरकार ने समर्थन किया, वो सारा काम किया जिससे लोगों को एक जुड़ा महसूस हो सके। उसके साथ देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय सरकारें बनी। इसमें सभी समुदायों को बराबरी से सम्मान मिला। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो बेल्जियम की सरकार थी उसने अपनी सत्ता को 3 भागों में बांटा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर, 3 स्तर पर उन्होंने बांटा कि हमारे यहाँ जो सरकार होगी क्या वो एक ही स्थान पर नहीं होगी, वो केंद्र स्तर पर भी होगी, राज्य स्तर पर भी होगी और एक स्थानीय स्तर पर भी उनकी सरकारें होगी। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे उन्होंने अपने आप में जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने ये कहा कि केंद्र स्तर पर सरकार होगी, जिससे क्या बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग क्या होंगे
केंद्र स्तर पर जुड़ पाएंगे। उसके साथ साथ राज्य स्तर पर भी सरकार चुने, जिससे बहुत सारे लोग क्या होंगे, राज्य से जुड़ पाएंगे। और समुदाय सरकार यानी स्थानीय सरकार बनाए, जिससे बहुत सारे लोग क्या स्थानीय स्तर पर लोग जुड़ पाएंगे। अब इससे देखिए, इससे क्या हुआ, अब इससे हुआ यह कि केंद्र सरकार जब बना तो केंद्र सरकार को कुछ अधिकार दिए गए कि अपने देश के लिए इन चीज़ों पर कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इन चीज़ों पर कार्य कर सकती है। राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि राज्य क्या कर सकती है, इन चीज़ों पर कानून बना सकती है। जबकि स्थानीय सरकार को भी कुछ काम दिया गया। इससे क्या हो, शक्ति एक व्यक्ति के पास ना रहते हुए, एक समुदाय के पास ना रहते हुए, शक्ति को क्या हुआ, एक तरह से बांटा गया, शक्ति को एक तरह से बांटा गया। इससे सभी समुदायों में बराबरी और सम्मान मिला, जिससे क्या सभी समुदाय जो थे वो संतुष्ट हैं कि चलो सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास ना होते हुए तीनों रूपों में इसको क्या एक तरह से बांटा गया। अब आगे देखिए, श्रीलंका की कहानी। स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यवाद श्रीलंका सिंगली बहुसंख्यकों ने तमिलों पर वर्चस्व जमाने के लिए कदम उठाए। और वहीं पर जो श्रीलंका की यदि कहानी देखें तो श्रीलंका में दो समुदाय थे, एक सिंगली समुदाय थे, एक तमिलियन समुदाय थे। जो श्रीलंका के तमिल समुदाय बोलता था, सिंगलियों की आबादी थी। तो ये इन्होंने क्या किया, जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने एक तरह से भाषाई रूप से उनको दबाव डाला, क्या अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए। तो तमिल भाषा को मान्यता नहीं मिला। और जो सिंगली थे, यानी जो श्रीलंका में एक बड़ा आबादी क्या था, सिंगली बोलने वाला था, जिसको उन्होंने अधिकार एक तरह से नहीं दिया और तमिल भाषा को मान्यता किसी भी रूप में नहीं मिला। और श्रीलंका में क्या होता था, जो लोग को भी नौकरी चाहिए था, पढ़ाई लिखाई होता था, जो भी चीज़ें होता था, वो पूरी तरह से क्या सिंगली भाषा में होता था, ना कि तमिल भाषा में। इससे जो जो श्रीलंकाई जो तमिल थे उनको बड़ा भेदभाव का एहसास करना पड़ा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे साथ क्या भाषा को लेकर इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उनको बड़ा बुरा लगने लगा। तो तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग करने के लिए मांग की, लेकिन वो क्या हुआ, इसको अस्वीकार कर दिया। किसके लिए, सिंगली के, क्योंकि उनकी आबादी क्या थी, सिंगली की सबसे ज़्यादा थी। और ये सवाल उठता है कि आखिर सिंगलियों पर ज़्यादा बल क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर क्या होता है, जो सरकार बनती है वो बहुमत के आधार पर बनती है, बहुमत के आधार पर बनती है। और सबसे ज़्यादा बहुमत किसका था, सिंगली लोगों का था। तो सरकार को ये लगता था कि हमारी जो सरकार बनी है वो बहुमत के लोगों पर बनी है, 80 लोगों ने हमको वोट देकर बनाया और 20 लोगों ने तो हमको दिया नहीं। तो बहुमत के आधार पर जो कि सरकार बनती है लोकतांत्रिक देशों में, इसलिए आमतौर पर जितनी भी पार्टियां होती है, सरकार होती हैं, वो बहुमत वाले समुदाय पर ज़्यादा क्या विकासमत कार्य करती है। तो ऐसा भी क्या हुआ, श्रीलंका में सिंगलियों के साथ हुआ, तमिलों को अनदेखा किए गए। इससे क्या होने लगा, आप देखिए, नतीजा हुआ कि तमिलों ने अलग राज्य की नतीजा हुआ कि जो तमिल था उन्होंने क्या किया, एक अलग राज्य की मांग कर दिया, ये कहते हुए कि जो सरकार जिसको हम चुन के भेजते हैं वो हमारे विकास की काम नहीं करती है, हमारे लिए कुछ करती नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अलग देश बनाने की मांग कर। आप देख सकते हैं श्रीलंका जो कि इतना छोटा देश था, इतना छोटा देश था, उसके एक हिस्से ने क्या अलग देश मांगने की, अलग देश बनाने की मांग की। 1980 के दशक में गृह युद्ध हुआ जो कई वर्षों तक चला रहा और हजारों लोग मारे गए। और क्या हुआ, गृह युद्ध चालू हो गया। गृह युद्ध क्या होता है, जब जनता और सरकार के बीच में जब संघर्ष हो, जब जनता और सरकार के बीच में लड़ाई हो और वो लड़ाई एक हिंसक रूप ले ले कि जनता और सरकार दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो गृह युद्ध होने लगा, जिससे परिणामस्वरूप क्या हजारों लोग मारे गए और ऐसा स्थिति बन गई कि श्रीलंका के दो टुकड़े हो सकते थे। नतीजा क्या हुआ, कि श्रीलंका की सरकार को समझ में आया, उन्होंने सत्ता की साझेदारी की, यानी सत्ता को बांटा। और सत्ता को उन्होंने कैसे बांटा, उन्होंने सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी क्षेत्रों को समान अधिकार दिया कि भले ही हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है, भले उनको लगा कि भले ही हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र के आधार पर उन्होंने क्या किया, सबको एक तरह से समान अधिकार दिया। उनको पता चल गया था कि सिंगली की आबादी ज़्यादा है, हम के आधार पर बने हुए हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं, और जिनकी आबादी कम है उनसे सरकार बनने, तो उनके लिए जब काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने विद्रोह किया, बगावत किया, एक अलग देश की मांग की। तो सरकार को लगा कि हमको सत्ता ऐसा बांटना चाहिए जिसमें सभी धर्म, सभी भाषा के लोग आ सकें और एक जुड़ाव महसूस कर सकें। तो सामाजिक समानता दी गई, जैसे सभी समूहों को गरिमा और स्वतंत्रता मिली। राजनीतिक स्थिरता है, सत्ता में भागीदारी में संघर्ष कम होते हैं, शासक को लोकप्रिय होते हैं। और उन्होंने क्या किया, सबको समान अधिकार दिए। और कुछ क्या हुआ, एक तरह से आरक्षण जैसा कुछ प्रधान किया। जैसे देख सकते हैं भारत में क्या एक तरह से संसद में आरक्षण है, एसटी को लेकर, एससी को लेकर, कि इतने सांसद में से इतने सांसद दलित होंगे, इतने सांसद में से इतने सांसद अनुसूचित, जो आदिवासी हो गया, अनुसूचित जनजाति के होंगे। और अब देख सकते हैं
और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी कानून बनाए हैं, जो वर्ष 2029 के विधानसभा, वर्ष 2029 के लोकसभा से क्या होगा, वो भी लागू होगा। अब महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाएगा। तो क्यों? ताकि उनको भी सत्ता में एक हिस्सा दिया जाए, ताकि ताकि वो अपने आप को अकेला ना महसूस कर सके। तो ये बात क्या है, श्रीलंका ने समझा, लेकिन बहुत देर से समझा। परिणाम स्वरूप उसके देश में गृह युद्ध हुए, हिंसा हुई, दंगे हुए और बहुत सारे लोग मारे गए। जबकि बेल्जियम ने ये क्या किया, अपने यहाँ ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने अपने यहाँ तो केवल 4 बार संविधान इसलिए बदल दिया कि हमारे यहाँ किसी को ऐसा ना लगे कि सरकार भेदभाव कर रही है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य, लोगों को शासन में भागीदारी मिलती है। लोकतांत्रिक मूल्य, लोगों को सबको शासन में भागीदारी मिले, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। हर स्तर पर आवश्यकता है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और क्या हो, ग्राम स्तर से लेकर संसद तक क्या हो, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। आप देख सकते हो भारत में जब ग्रामीण चुनाव होता है तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, दलितों को आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जनजातियों को, यानी जनजाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC को भी आरक्षण दिया कि इस जगह से वो चुनाव लड़ सकते। क्यों? ताकि वो चुन कर आए और क्या सत्ता में भागीदारी मिले और अपने लोगों के लिए काम कर सके। यदि ऐसा ना करेंगे तो उनको लगेगा कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही, या जिस सरकार को हम चुन कर भेजें वो कुछ कर नहीं रही है। तो इससे क्या हो, कहीं ना कहीं देश टूटने की स्थिति में आता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। खलील की कहानी से सीख। ब्रुसेल में रहने वाला खलील बताता है कि वहाँ सभी समुदायों में बराबरी से अधिकार और सेवाएं मिलती हैं। इस व्यवस्था से समुदायों के बीच आपसी समझ और भाईचारा है। और सत्ता की जब साझेदारी की गई, सब में सत्ता बांट दिया गया कि इस क्षेत्र से इतने लोग आएंगे, आबादी जो भी है, आबादी के अनुसार क्या लोगों के बांट दिए गए, सांसद बांट दिए गए, विधायक बांट दिए गए। तो इससे क्या हिंसा नहीं होती है, जबकि श्रीलंका में इसके विरुद्ध हिंसा हुई थी। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।